पूछे गए प्रश्न है और इनका पूरा एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत है बहुत शानदार और जानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग में 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज तथा निकुंभों की चतुर्भुज देवी का मंदिर स्थापित है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निकुंभों के द्वारा स्थापित चतुर्भुज देवी का मंदिर भी है, 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है। यह प्रश्न जो है वो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था। अब पूरा एनालिसिस हम करेंगे आपके सामने, आंसर आपके सामने है। देखिए अलवर में स्थित है बालादुर्ग। बालादुर्ग की पूरी कहानी बताता हूं। अभी तक प्रश्न ये नहीं पूछा कि कौन सा किला है जिसे आंख वाला किला कहा जाता है। मेवाड़ की आंख तो हमने पढ़ा है और वो कौन सा है, कुंभलगढ़, लेकिन आंख वाला किला कौन सा है, ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया तो इसका आंसर भी बाला किला होगा। क्यों कहा जाता है गुरुजी से आंख वाला, पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले देखो अलवर का जो किला है यह है 52 बुर्जों का लाडला या 52 गढ़ का लाडला किला। इसके अलावा इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। अब मैंने 4 लाइन बता दी, चारों के चारों लाइन इंपॉर्टेंट है और जो मैं इनका एनालिसिस करता हूँ वो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो ऑथेंटिक बुक होती है उसमें से पूरा देख लेता हूँ। तो ये भी पता लगाते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछ लिया, कौन सा पूछना बाकी है। 2 चीजें मैंने आपको नहीं बताई, कौन कौन सी, एक तो आंख वाला किला, दूसरा कुंवारा किला। क्यों कहा जाता है अभी बताऊंगा। देखो यह वह दुर्ग है जिसे कोई भी शत्रु आज तक नहीं जीता। इसे बाला किला या बालागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया, ध्यान से सुनो। बाला किला जो अलवर में है इसका निर्माण करवाया था कोकिल देव के छोटे पुत्र जिसका नाम था ए लघुराव, उसने इसका निर्माण करवाया था। 12वीं सदी के आसपास कछुआओं के हाथ से जो है ये चला जाता है, अर्थात चौहानों ने इनको छीन लिया और चौहानों ने यहाँ निकुंभ चौहान थे तो उन्होंने बाला किला कछुआओं से छीना और यहाँ चतुर्भुज देवी की स्थापना की जिसे चौहानों की देवी के रूप में जाना जाता है। और देख लो इसके लिए क्या प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। देखो मैंने आपको कहा था कि इसको जो है वो आंख वाला किला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस किले को कोई जीत नहीं सका था लेकिन गोलियों के बहुत सारे निशान है और ऐसा लगता है कि ये किला जो है अपनी आंख खोल करके देख रहा है। आंख वाला किला, कुंवारा किला, कौन सा किला, कुंवारा, कुंवारा लड़का सुना होगा ना आपने, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों के बेचारे आजकल समस्या ये हो गई नौकरी नहीं तो शादी भी नहीं हो रही है, कुंवारा ही। तो कुंवारा किला कौन सा है, तो ऐसा सोचना मत कि भाई साहब हम ही कमा रहे हैं, किला भी कुंवारा है। कौन सा किला है, बाला, बाला, बाला वो वाला बाला नहीं, बाला बाला शैतान का साला वो नहीं, बाला किला अलवर में। एक लाइन याद रखो, किसने बनवाया था, चौहान, कछुआओं ने। ए लघु राय ने बनवाया था, कोकिल देव का बेटा था। बाद में किसने जीत लिया, चौहानों ने। और निकुंभ जो माता है चतुर्भुज देवी वो किसकी है, निकुंभों की चतुर्भुज देवी वो चौहानों की है। क्या क्या याद रखना है, 15 बड़े दुर्ग है और 52 छोटे बुर्ज है। आंख वाला किला कहा जाता है और कुंवारा किला भी से कहा जाता है। इतनी सी लाइन आप याद रख लेना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक बात और बता दूं क्या, अगर आपको पूछ ले कि महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग में सूरज कुंड का निर्माण करवाया था, तो ये भी बाला किला ही है जहां महाराजा सूरजमल ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। और देश जब आजाद हुआ उसके बाद तो ये उस समय ये नरुका वंश के हाथों में था, यानी किसका शासन था यहाँ पर, नरुका राजवंश का शासन था। बाला किला के लिए 2 लाइन और बताई देता हूं। देखिए आपको पूछ ले अंधेरी दरवाजा जिसे चांदपोल के नाम से भी जाना जाता है, निकुंभ के राजा चांद द्वारा निर्मित है। सूरज पोल, लक्ष्मण पोल और जयपोल किस दुर्ग की खास पहचान है, अंधेरी दरवाजा, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, जयपोल किस दुर्ग की खास पहचान है, तो इसका आंसर भी कौन सा किला होगा, इसका आंसर भी बाला किला ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, किसने 1829 ईस्वी में वर्तमान राजस्थान को रजवाड़ा या रायथान कहा था। हम सब जानते हैं और शायद जिस दिन आपने पहली बार जीके राजस्थान ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन भी यही पढ़ा होगा, कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
इसमें राजस्थान के इस भूभाग को राजस्थान, रजवाड़ा या रायथान नाम दिया है कर्नल जेम्स टोड ने। क्यों नाम दिया? क्योंकि ये जो स्थान है वो सच में राजाओं का स्थान है, यानी अधिकतर यहाँ राजा ही राजा है, इसलिए रजवाड़ा नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने, राजाओं का स्थान इसे कहा। कर्नल जेम्स टोड ने स्थानीय साहित्य और बोलचाल में भी रायथान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग बार बार में किया है। और क्यों किया है? क्योंकि आप समझते हो लैंड ऑफ किंग्स अर्थात राजाओं का स्थान है, ऐसा किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेली किशन रुक्मणी है, सुन लो मेरी बात। वेली किशन रुक्मणी स्कंद पुराण ग्रंथ किसने लिखा है? वेली किशन रुक्मणी स्कंद पुराण जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज राठौड़। अब पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो कल्याणमल बीकानेर का शासक था। तो उसका बेटा, एक बेटा राय सिंह और दूसरा पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी की रचना की, कहाँ की? गागरोन के किले में की थी। अकबर के नवरत्नों में शामिल था ये कौन? पृथ्वीराज राठौड़। बहुत बड़ा उस समय का साहित्यकार था, बहुत बड़ा। और इन्होंने जिस वेली किशन रुक्मणी की रचना की, गुरुजी ये इतना ज्यादा फेमस क्यों हो गया? तो मैं सारा आपको बता देता हूं। देखिए, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल था ये पृथ्वीराज राठौड़। इनको अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी। एक लाइन आपको याद रखना है, पृथ्वीराज राठौड़, इनका जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई वो 1657 में। पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में रचनाएं की। वेली किशन रुक्मणी उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, सबसे फेमस रचना है। अब वेली किशन रुक्मणी की जो इन्होंने रचना की है वो कहां से लिया है? जो इसका जो मूल मोटो है इसमें क्या है? पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वेली किशन रुक्मणी में रुक्मणी का कृष्ण के प्रति प्रेम, उनका पत्र भेजना, कृष्ण द्वारा रुक्मणी का हरण करना, उनसे विवाह करना, सारी की सारी बातें लिखी हुई है। इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है वो चाकू से सब्जी काटने लग जाते हैं, तो अचानक उनकी उंगली वो खुद ही काटते हैं और वो रानियां जो थी ना उनसे कहा कि मेरी उंगली कट गई, तो आपके लाओ साड़ी फाड़ करके दो। मतलब ऐसा कहते हैं कि 16,000 रानियां थी लेकिन किसी ने भी वो साड़ी बोले ये तो मेरी महंगी, ये नहीं, दूसरा कपड़ा ढूंढने लग जाती है। और रुक्मणी जी वहीं बैठी थी, उसने तुरंत अपनी साड़ी को चीरा, साड़ी को फाड़ा और तुरंत कृष्ण भगवान के। तो ऐसा अनन्य प्रेम जो है वो रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में मिलता है। ये जो कथानक लिया है किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। वो कहां से लिया? सुन लो मेरे बात। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 52 से लगाकर 55 नंबर तक के अध्याय से लिया गया है। अब गुरुजी इतना अंदर जा सकता है? देखिए, कुछ चीजें जो खास इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जामिनर प्रश्न वहीं से लेता है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि ये तो बहुत कथन कारण के क्वेश्चन आ गए, ये डीपली क्वेश्चन आ गए। भाई डीपली पढ़ लो ना, जब आपको पढ़ना है। वेली किशन रुक्मणी कितनी बार पूछ लिया? जब 10 बार पूछ लिया तो 11वीं बार भी इसी को रिपीट करेगा क्या? नहीं करेगा। ये पढ़ने का तरीका आपके पास में आना चाहिए। 11वीं बार वो ये ऐसा नहीं पूछेगा वेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की। इसलिए अच्छे से समझ लो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 52 से 55 नंबर के अध्याय से लिया गया है। रुक्मणी और कृष्ण का प्रेम है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है वेली किशन रुक्मणी के लिए। और भी प्रश्न अगर पूछ ले तो ध्यान से सुन लो। हालांकि एक बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा था, सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था और उसमें पूछा था कि वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखा हुआ है, और वहां डिंगल पिंगल दोनों ही नहीं था, उत्तरी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी। उत्तरी मारवाड़ी डिंगल भाषा में लिखा है। प्रश्न अगर पूछ ले किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो वेलियो छंद का, इसलिए वेली नाम पड़ा है। वापस सुनो, याद रहेगा, गलती मत करना। आरएस में अंदर से प्रश्न वो लेता है वेली किशन रुक्मणी, तो किस छंद का प्रयोग किया? इसमें वेलियो छंद का प्रयोग किया, इसलिए नाम वेली। हमारे सामने ये वेली आ रहा है वो इसलिए आ रहा है। संपूर्ण जो काव्य है इसके अंदर 305 पद है। कितने पद है? 305। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको? इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा आपको? मैं सारा का सारा आपको मैंने बता दिया है। 305 पद है इसमें, बस ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो।
खो-दरीबा खनन क्षेत्र किस खनिज का है? तो खो-दरीबा खनन क्षेत्र देख लो, तांबा का है। और मैं तो सबसे पहले तो ये पता लगाओ भाई खो-दरीबा खनन क्षेत्र है कहाँ पर। खो-दरीबा जो खनन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? वापस सुनो, अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। खो-दरीबा खनन क्षेत्र कहाँ है? अलवर में है गुरुजी, बिल्कुल अलवर में है। तांबा उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, यानी सबसे यहाँ पर जो है वो उच्च गुणवत्ता वाला तांबा निकलता है। लेकिन अगर पूछ ले कि तांबा कौन सा तांबा यहाँ से निकलता है, अब देखो खो-दरीबा तांबा कई बार पूछा है। कौन सा तांबा निकलता है? तो चाइकोपाइराइट, आपको याद रखना है, चालकोपाइराइट। देखो मैं लिख देता हूं, चालकोपाइराइट, पाइराइट, ये तांबे की किस्म है। जिस प्रकार से कोयला पढ़ते हो ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, उसी प्रकार से उच्च गुणवत्ता वाला तांबा यहाँ से निकलता है। खो-दरीबा कहां पर है? खो-दरीबा अलवर में। कहां पर है खो-दरीबा? अलवर में। खनन क्षेत्र है, तांबा का है और उच्च गुणवत्ता वाला यहाँ से तांबा निकलता है। अगर आपको पूछ ले कि राजपुरा दरीबा खनन क्षेत्र कहां पर है, तो वापस सुन लो, राजपुर दरीबा जो है वो उदयपुर में है और खो-दरीबा जो कहां पर है? अलवर में। आज का 5वां क्वेश्चन देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से बनता है? तो किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से बनता है। पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले जिप्सम धातु खूब निकलती है, तो जिप्सम लिया हमने कच्ची सामग्री के रूप में और उसको धोया, धोने के बाद में उसको सुखाया, सुखाने के बाद में उसको बारीक पीसा जाता है। क्या किया जाता है? जिप्सम को धोया, उसके बाद में उसको कूटा, सुखाया और सुखाने के बाद में फिर उसको पीसा जाता है और पीसने के बाद में फिर उसको 100 से 150 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। उस धातु के अंदर जितना भी पानी है उसका 3/4 पानी निकाल दिया जाता है, यानी 1/4 पानी रहता है। 100 में से 75% पानी सुखा दिया जाता है। किसमें से? उस जिप्सम में से। तब जाकर के क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब गुरुजी प्रयोग किसमें किया जाता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं ना पीओपी। तो वैसे तो इसका उपयोग जो होता है, किसी की हड्डी वगैरह जैसे टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा आजकल जो है विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने में भी पीओपी का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। घरों की, मकानों के छतों में भी पीछे से नीचे से पीओपी की जाती है। जब इसका देखो, ये जिप्सम से बनता है, 75% पानी निकाल दिया जाता है, इस प्रकार से उसको गर्म किया जाता है और जैसे ही वो सूखा पाउडर बन जाता है, अब उसमें आप पानी मिलाओगे तो पुनः ये जिप्सम बन जाता है, अर्थात वापस कठोर रूप को ले लेता है, कठोर हो जाता है, टूटता नहीं है। इसलिए लोग घरों की छतों में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको बोलते हैं, जिप्सम से बनता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।